हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की ये वीडियो सी-टेट प्राथमिक स्तर 26 जून 2011 का हल पेपर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो प्रश्न नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2, एक शिक्षक को अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। नंबर 1, संरक्षण, नंबर 2, संख्या बोध, नंबर 3, क्रमानुसार और नंबर 4, वर्गीकरण और नंबर 5, पारस्परिक संबंध की क्षमता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्र का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं उससे ऊपर की अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 एवं उससे ऊपर की अवस्था औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है।
ये 11 वर्ष के बाद होता है। मूल रूप से ये अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर सकें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो शिक्षार्थी को समझने में सरलता होगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उससे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कोई विशेष व्यवहार ना करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार कराना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक अवस्था है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, डैश 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उससे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उससे समझ नहीं सकते।
जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होती है, अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश 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 को जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करती है। उसका कारण ये हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए वे विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसे सुधार करने का प्रयास करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है, अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। प्रश्न नंबर 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश 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 की ओर संकेत करती है, अर्थात किसकी ओर संकेत करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 20, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने का सादृश्यता का नियम। सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने की का सादृश्यता का नियम। प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ झगड़ना। प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है।
उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ झगड़ता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों, सामान्य एवं विशेष बच्चों को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पठन विकार। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों को पहचान नहीं पाता, जिसके कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश 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 भूमिका निभानी चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रोन्मुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 28, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई, जो निम्न है। संवेदीगामक काल, जो जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रिया काल 12 से 18 वर्ष। Thanks for watching and subscribe my channel.